आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना पढ़ने वाले हैं। तो भौतिक के प्रयोजन तथा उत्तेजना के टॉपिक में सबसे पहले हम देख लेते हैं भौतिक का प्रयोजन देख लेते हैं। तो भौतिक के जो प्रयोजन है इनको हम दो कारकों पर ये आधारित है। पहला जो है वो स्थूल भौतिकी है और दूसरा जो है वो सूक्ष्म भौतिकी है। पहले हम देख लेते हैं स्थूल भौतिकी को। तो स्थूल भौतिकी क्या होता है? स्थूल भौतिकी जो होता है वो होता है प्रयोगशाला में जो पार्थिव तथा खगोलीय घटनाएं हैं उनका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये कहलाता है स्थूल भौतिकी। और सूक्ष्म भौतिकी क्या होता है? सूक्ष्म भौतिकी जो होता है वो होता है परमाणुवी आणविक एवं नाभिकीय जो घटनाएं हैं ना उनका समावेश होता है। तो इसको हम कहते हैं सूक्ष्म भौतिकी कहते हैं। अब इसमें जो स्थूल भौतिकी है वो चिरसम्मत भौतिकी भी कहा जाता है। इसे क्यों कहा जाता है चिरसम्मत भौतिकी? और ये चिरसम्मत भौतिकी है क्या? तो पहले हम चिरसम्मत भौतिकी को जान लेते हैं। तो चिरसम्मत जो भौतिकी है वो 0 से लेके 1900 तक के सन जो है वो चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत आता है। और 1900 से लेके आगे जो अब तक है वो आता है आधुनिक भौतिकी में आता है। इसको मैंने आपको बारीकी से बताया था कि 1900 और 1900 के पहले 1900 के बाद वाले को क्या कहते हैं। तो वही है, 1900 के पहले जो है वो चिरसम्मत है, 1900 के बाद वाले जो है वो आधुनिक भौतिकी है। तो हम चिरसम्मत भौतिकी के बारे में जान लेते हैं। तो चिरसम्मत भौतिकी में क्या क्या आते हैं? तो चिरसम्मत जो भौतिकी है उसमें यांत्रिकी आते हैं, विद्युत गतिकी आते हैं, प्रकाशिकी आते हैं, उष्मा गतिकी आते हैं। तो ये सब क्या है इसमें शामिल हैं। अब सबसे पहले हम इसके टॉपिकों को देख लेते हैं। यांत्रिकी है, विद्युत गतिकी है, प्रकाशिकी है, उष्मा गतिकी, इन सभी के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं यांत्रिकी। तो यांत्रिकी जो है वो न्यूटन के गति के नियमों पर आधारित होता है, गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित होता है। इसको आप ध्यान से सुनना ना। यांत्रिकी जो होता है वो न्यूटन के गति के नियमों पर आधारित होता है और गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित होता है। इसका जो संबंध होता है यांत्रिकी का कणों से होता है, पिंडों से इसका संबंध होता है, साथ ही साथ कणों के निकाय के व्यापक गति से भी इसका संबंध होता है। रॉकेट नोदन, जल तरंगों का संचरण, वायु में ध्वनि तरंगे, ये सब क्या है? ये सब यांत्रिकी के एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा है? यांत्रिकी के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? यांत्रिकी के एग्जाम्पल जो है वो रॉकेट नोदन है, जल तरंगों का संचरण है, वायु में ध्वनि तरंगों का संचरण है। तो ये यांत्रिकी के एग्जाम्पल है। दूसरा टॉपिक देख लेते हैं वैद्युत गतिकी। अब ये वैद्युत गतिकी क्या होता है? वैद्युत का मतलब आप समझ सकते हो कि इसमें आवेश होगा और चुंबक होगा। कैसे आप समझोगे इसको? ऐसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। आप एक पंखा देखे हैं, ठीक है? उस पंखा को जब भी आप देखते हैं तो जब आप उसमें करंट सप्लाई करते हैं तो उसमें आवेश आता है, तभी वो पंखा चलता है। और जब वो चलना शुरू करेगा तो उसमें चुंबक भी आएगा, चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तभी वो चल पाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के लिए उसमें क्या लगा रहता है? उसमें तांबे का तार लगा होता है। और वहाँ पे जो लोहे का जो आवरण में जो डिब्बे में रहता है ना, वो उन दोनों में जब करंट सप्लाई होता है तो मैग्नेट के रूप में काम करता है, तो वो चुंबक उत्पन्न करता है, तभी वो घूम पाता है। तो समझ में आ रहा है? इसीलिए वैद्युत गतिकी में आवेश और चुंबक वस्तुएं या चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव इसमें आते हैं। इसको समझाने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने, जैसे कुलाम है, ओस्टेड है, एम्पियर है, फेराडे है, तो इन लोगों ने विभिन्न नियम दिए थे। और इन नियमों की पुष्टि के लिए मैक्सवेल ने अपने 4 समीकरणों से इसकी पुष्टि किया है। और वो 4 समीकरण क्या क्या है? पहला है धारावाही चालक की चुंबकीय क्षेत्र की गति है, दूसरा है किसी विद्युत परिपथ की प्रत्यावर्ती विभव से अनुक्रिया है, तीसरा है एंटेना की कार्यप्रणाली है, और चौथा जो है आयनन मंडल में रेडियो तरंगों का संचरण है। तो इन चारों समीकरणों के माध्यम से मैक्सवेल ने इन्हें समझाया है। ठीक, ये भी समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। अगला जो है वो है प्रकाशिकी है। अब ये प्रकाशिकी क्या होता है? तो प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाश पर आधारित घटनाओं पर अध्ययन किया जाता है या विचार किया जाता है। तो अब प्रकाश के घटनाओं पर अध्ययन किससे करते हैं? तो दूरदर्शी से करते हैं, सूक्ष्मदर्शी से करते हैं। तो दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी क्या है? एक यंत्र है। तो इन्हीं यंत्रों के माध्यम से आप प्रकाशिकी के घटनाओं का अध्ययन करते हैं। समझ में आ गया ये भी टॉपिक प्रकाशिकी वाला। अब देख लेते हैं उष्मा गतिकी। तो उष्मा गतिकी क्या होता है? उष्मा गतिकी जो है वो बाह्य कार्य, ठीक है, बाहरी कार्यों को तथा उष्मा के स्थानांतरण, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले निकाय की आंतरिक, जैसे कि ऊर्जा है,
ताप है, एंट्रोपी है, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मा इंजन तथा जो प्रशीतक है की दक्षता है, ये सब क्या है, ऊष्मागति के ये एग्जाम्पल है। समझ में आ गया ये भी टॉपिक। चलो अब जाते हैं सूक्ष्म भौतिकी पे जाते हैं। तो ये सूक्ष्म भौतिकी क्या होता है, मैंने पहले ही आपको बताया है, एक बार और पढ़ लेते हैं। सूक्ष्म भौतिकी जो होता है परमाणुवी, आणविक एवं नाभिकीय परिघटनाओं का समावेश होना या इनका अध्ययन करना सूक्ष्म भौतिकी कहलाता है। अब सूक्ष्म भौतिकी में आपको पता होगा कि ये यहाँ पे परमाणु, आणविक और नाभिकीय पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, बम से हो सकता है। ठीक है, परमाणु बम सुने हैं, अणु बम सुने हैं, तो इन्हीं का अध्ययन किया जाता है। अब इनके अध्ययन करके इसमें क्या प्राप्त कर सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकते हैं, प्रोटॉन प्राप्त कर सकते हैं, न्यूट्रॉन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ यहाँ पे प्राप्त किया जा सकता है, इन्हीं का इन लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब ये जो सूक्ष्म भौतिकी है ना, ये चिर सम्मत भौतिकी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि चिर सम्मत जो भौतिकी है वो 0 से 1900 तक के होता है, और 1900 के बाद के क्या कहते हैं, हम आधुनिक भौतिकी कहते हैं। तो ये जो सूक्ष्म भौतिकी है ये क्या कहलाएगा, आधुनिक भौतिकी कहलाएगा। और सूक्ष्म भौतिकी की व्याख्या करने के लिए आपको कौन से सिद्धांत का उपयोग करना पड़ेगा, क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये भी टॉपिक आपको समझ में आ गया सूक्ष्म भौतिकी वाला। तो मैंने आपको भौतिकी का प्रयोजन मैंने आपको समझा दिया। अब हम भौतिकी की उत्तेजना देख लेते हैं। तो भौतिकी की उत्तेजना क्या है, तो देखो उत्तेजना से क्या समझते हैं, उग्र होना या फिर चुनौती प्राप्त करना। समझो इसको ना, उत्तेजना से हम समझ सकते हैं कि उग्र होना, चुनौती प्राप्त करना, या फिर कोई उकसा रहा है, ये भी आप उसे इस तरह से इसके अर्थ से समझ सकते हैं। तो भौतिकी की उत्तेजना का अर्थ ये हो सकता है कि आप चुनौती ले रहे हैं किसी से। और चुनौती क्या ले सकते हैं, तो चुनौती जो है, जो नए प्रयोग करते हैं ना, उसकी चुनौती आप ले सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे चुनौती ले सकते हैं जो थोड़ा टफ हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो वस्तुओं को एक साथ समान ऊंचाई से गिराते हैं, तो कौन सा वस्तु पहले गिरेगा। तो मान लो पहला वस्तु क्या है, पिंड है, और दूसरा वस्तु क्या है, दूसरा वस्तु जो है वो है पंख है। अब इन दोनों वस्तुओं को हम समान ऊंचाई से अगर गिराते हैं तो पहले कौन गिरेगा, पहले जो है पिंड गिरेगा। क्यों पिंड गिरेगा, क्योंकि पिंड में द्रव्यमान होता है, और जिसका भार, द्रव्यमान का मतलब क्या है, वजन से संबंधित है, जिसका वजन ज़्यादा रहेगा वो पहले गिरेगा। तो ये थोड़ा टफ टॉपिक हो रहा है। कैसे टफ हो रहा है, अब यहाँ पे ध्यान देना कि वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश कर रहा है कि दोनों वस्तुओं को अगर हम समान ऊंचाई से गिराते हैं तो पहले पिंड ही क्यों गिर रहा है, पहले पंख क्यों नहीं गिरा। तो इसका एक कारण उन्हें मिला कि द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान के कारण पिंड जो है वो पहले गिरा। तो वो लोग दोनों को समान समान ऊंचाई से गिराना चाहते हैं। अब इनके लिए ये टॉप टॉपिक हो गया कि भाई इसे हम दोनों को एक साथ कैसे गिराएं। तो उन्होंने इसको ढूंढने की कोशिश किया वैज्ञानिकों ने काफ़ी। तो उन्हें एक बात पता चला कि अगर हम वायु को ही हटा दें, मतलब वायु ही ना हो, और दोनों वस्तुओं को गिराएं, तो क्या दोनों वस्तु समान एक ही साथ गिरेगा। तो वैज्ञानिकों ने इसका परीक्षण किया, और परीक्षण करने पर दोनों वस्तुएं जो है वो एक साथ जमीन पर गिरे। तो यही कहलाता है भौतिकी की उत्तेजना जो